कंप्यूटर थोड़े है ये कि इसको सप्लाई देने की जरूरत है, बैटरी है इसमें, कनेक्ट कर देंगे उसको। अरे जरूरी नहीं है, जब डिस्चार्ज होगा तब करेंगे, परेशान मत। वैसे भी ऑनलाइन वाले पढ़ते नहीं है ठीक से, टाइम पास ही करना है। कोई सुना नहीं ना ऑनलाइन, आवाज आ रही है? अरे एक है ये बेचारा म्यूट करके, लग रही है पबजी खेल रहा या बॉडी बिल्डिंग कर रहा। नहीं, तुमने कब देख लिया? कब देखे? कैसे? स्पाइडरमैन सब कुछ देख लेता है क्या? नहीं, ये वाला तो उसके पास फीचर नहीं था स्पाइडरमैन के पास। अच्छा ये सस्ता वाला है। हाँ लिखो। इसका काम ही होता है एनर्जी स्टोर करना, और कितना स्टोर करेगा वो देखते हैं। कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, ये सिंबल है इसका। अगर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये फीचर्स है इसका। इस पे चार्ज क्यू होगा और इस पे माइनस क्यू होगा। इस दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या लिखा? अरे अंग्रेजी बहुत ही बेकार है क्या? इज, चलो अब पढ़ लो। ये जो दोनों प्लेट है ना, इसको और इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और चार्ज जो है कैपेसिटर पे क्यू है, चार्ज क्यू, सॉरी एक ये माइनस है और एक प्लस है। वैसे कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है? कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन हम उसको जब स्पेसिफाई करते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं उसको चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट पे। तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है? क्यू। इसलिए क्या बोलना है? चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। ठीक है ना? एक्चुअल चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है। ठीक है, तो लिखना देन एनर्जी इज गिवन एज, देन एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन एज, हाफ क्यू इंटू वी। और हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला। Q किसके बराबर होता है? CV के बराबर। तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसमें Q रिप्लेस कर सकते हो या फिर V भी रिप्लेस कर सकते हो। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये तीनों जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम है, यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। अगर C और V दिया हुआ है तो हाफ CV स्क्वायर यूज करोगे, Q और V दिया है तो हाफ QV यूज करोगे, और अगर QC दिया है तो थर्ड फॉर्मूला यूज करोगे। तीनों का तीनों सेम चीज है। और ध्यान रखना V क्या था? V पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, ना कि इसका पोटेंशियल है या फिर इसका पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V है।
और चार्ज Q क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। लिखना इसमें if in a given circuit if in a given circuit if in a given circuit charge on each capacitor charge on each capacitor charge on each capacitor is same charge on each capacitor is same then the given combination is called series combination then the given combination is called series combination। देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर होंगे सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये कैपेसिटर है C1, इसको C2 के साथ अगर कुछ इस तरीके से ऐड करें या फिर C3 के साथ कुछ इस तरीके से ऐड करें तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाएगा, सेम कॉम्बिनेशन बनाएगा। यहाँ पे जो चार्ज होगा इस पे Q, यहाँ पे माइनस Q, इस पे Q और माइनस Q। जो भी चार्ज होगा कैपेसिटर पे, सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। तो अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। चार्ज अगर सेम है, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी Q, यहाँ भी Q, कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है, तो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। देखो क्या है रिलेशन हमारे पास, अगेन Q इज इक्वल टू CV है। ठीक है, अगर 3 कैपेसिटर लिए हो, 4 लिए हो, 5 लिए, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Q कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर Q कांस्टेंट है तो C और V का रिलेशन कैसे निकलेगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है ना, यानी जो भी तुम्हारा वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे। और रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो इधर लिख सकते हो एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Q कांस्टेंट है। अगर V1 निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालोगे, V1 कैसे निकलेगा, Q1 बाई या Q बाई C 1, या फिर V2 इज इक्वल टू
Q by C2 and V3 is equal to Q by C3. अगर चार्ज प्रॉब्लम में डायरेक्टली गिवन है तो यूज करके सीधे V1 निकाल सकते हो। थर्ड लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का काम क्या होता है? कुछ तो होता होगा, हमें नहीं पता। नहीं होता होगा कुछ तो। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है ना, ये 3 4 5 जो भी हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस किससे करें? सिंगल कैपेसिटर से। अगर सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करे तो भी जो काम ये सब मिलके कर रहे थे ना वो अकेले करे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जो ये 4 5 मिलके कर रहे थे वो ये अकेले करेगा। तो जो भी फीचर्स यहाँ पे हो रहे थे, जैसे एनर्जी स्टोर हो रहा है या फिर जो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उसके अकॉर्डिंगली निकालोगे। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि जो भी तुमने एनर्जी उस चार्ज के साथ स्टोर करा था वो सेम एनर्जी किसके साथ स्टोर होगा? सिंगल के साथ स्टोर होगा। गिवन पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो पहले अप्लाई कर रहे थे वही हो, और चार्ज इस पे जो एक्वायर हो रहा है वो भी क्या हो? सेम हो। ठीक है ना? तो लिखना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, लिखना it is a single capacitor, it is a single capacitor which store same amount of energy, which stores same amount of energy when connected to same potential difference, when connected to same potential difference and by storing same charge, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है ना, चार्ज भी इस पे सेम आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई करा था तीनों के अक्रॉस उसकी भी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ से जो एनर्जी स्टोर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो मान लो क्यू इस पे भी चार्ज आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। ठीक है? तो यहाँ से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड बताओ कितना होगा? Q जो आएगा वो हाफ C इक्विवेलेंट, अच्छा सॉरी Q ऊपर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। ये स्टोर हुआ किसमें? इसमें। पहले वाले में कितना स्टोर होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा? U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, क्योंकि कितने कैपेसिटर है वहां पे? 3 कैपेसिटर है, तो तीनों में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगा? सम कर दोगे तो यहाँ आएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C3। तो ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, जो डेफिनेशन लिखा है उससे। और अगर बराबर होगा हम 1 and 2 से क्या लिख सकते हो? 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस C3, और भी होते तो वो सारे ऐड कर देते हैं।
इसको किरचॉफ मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एनर्जी मेथड यूज करा है, थोड़ा सा सिंपल रहता है इसलिए इसको यूज करा। टू वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा याद रखना है फॉर टू कैपेसिटर्स। तो C इक्विवेलेंट होगा, वो होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और इसमें नोट में एक चीज लिखेंगे, हाँ नोट में अब लिखना है। वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस capacitance is less than is less than is less than value of is less than value of individual capacitance is less than value of individual capacitance in the combination ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो C इक्विवेलेंट आएगा ना वो C1 C2 C3 से क्या होगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये इसलिए लिखा गया क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये हेल्प करता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट टिक कर सकते हो। और नहीं तो बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा। नेक्स्ट लिखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं? अरे तेज बोलो ना, इतना छोटा रूम हो गया फिर भी धीरे धीरे बोलो, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? जो ऐसे पैरेलल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हाँ लिख लो, इन दिस कॉम्बिनेशन potential difference across in this combination potential difference across each capacitor is same। तो अगर इसको जस्टिफाई करवाने के लिए सर्किट बनाओगे तो सर्किट कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम। इस बार चार्जेस जो होंगे वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3। इसमें पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशन भी था, पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। नंबर 2 क्या होगा, देखो पोटेंशियल सेम हो गया तो अभी क्या निकालने को बोलेगा तुमको, चार्ज।
ठीक है ना। अभी पोटेंशियल सेम कर दिया, जैसे पिछले वाले केस में क्या था, चार्ज सेम था, तो क्या कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तभी तो हमने V1 V2 V3 का फॉर्मूला लिखा था। यहाँ जो है पोटेंशियल सेम है, तो इस बार किसका फॉर्मूला चाहिए तुमको, Q1 Q2 और Q3 का। तो यानी सेकंड पॉइंट जो होगा उसमें हम क्या पता करेंगे, चार्ज। और चार्ज डिपेंड किस पे करेगा, कैपेसिटेंस पे। तो इसमें लिखोगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, charge on each capacitor depends on, charge on each capacitor depends on capacitance, depends on capacitance। रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली होगा ना, क्यों, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या है, CV है, V यहाँ पे कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब नीचे लिखोगे डेट इज, या एंड करके लिख दो, एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा होगा। यहाँ V कांस्टेंट है, एंड Q1 is equal to C1V, Q2 equals to C2V, Q3 equals to C3V। एकदम इजी इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना, बस याद रखना है फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। कंसेप्ट याद रहेगा तो फॉर्मूला भी याद रहेगा। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करे थे, बोलो, इक्विवेलेंट करे थे ना, करो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट कैलकुलेट। पिछला वाला अगर समझ गया तो इसका करो। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगेन डिफिनीशन लिखने का दोबारा जरूरत है नहीं। क्या हो गया, ठंड लगने लगा। समझे हो पिछला वाला, समझ गया हो तो करो। लिखना नहीं है, वो डेफिनेशन अब लिखने की जरूरत नहीं, वो एक ही बार याद करना होता है। ये तीनों जो कैपेसिटर है इसको किससे रिप्लेस करेंगे, एक कैपेसिटर से। इस पे चार्ज क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। चार्ज इस कैपेसिटर में कितना आएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उस पे चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि टोटल चार्ज जो ये इसके पास जितना चार्ज होता है ना, उतना ही का पूरा चार्ज क्या होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए। पिछले वाले केस में क्या था, जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल पिछले वाले केस में एक्चुअली देखोगे ना, तीन एक क्रॉस, तो कितना था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था। तो पिछले वाले केस में इक्विवेलेंट जो भी कैपेसिटर था उसके अक्रॉस पोटेंशियल तीनों को ऐड करने से मिल रहा था। अभी जब चार्ज यहाँ पे निकालोगे तो क्या मिलेगा, चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐड करके मिल जाएगा। तो हम लोग ना जो भी वेरिएबल था उसको छोड़ दिए थे, कैलकुलेट किससे करे थे, जो कांस्टेंट था, क्योंकि उधर जो भी मैंने कैलकुलेशन करा था उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि Q कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि CV स्क्वायर यूज करोगे ना, V सब में कांस्टेंट है तो V अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करोगे इस केस में, इसलिए तीन अलग अलग फॉर्मूला लिखाया गया है, क्योंकि तीनों ना अलग अलग जगह पे इजी होते हैं, इसलिए आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो एनर्जी स्टोर होगा कितना होगा, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। और जो एनर्जी कॉम्बिनेशन में स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, वो अगेन कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ
C2V² प्लस हाफ C3V²। अगेन ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। कितना आएगा? C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और भी होता तो बाकी सारे ऐड कर देते हैं। यानी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस ऐड करके। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल ऐड करके, ठीक है ना। और दो है तो फॉर टू कैपेसिटर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगेन यहाँ में नोट क्या आएगा? C equivalent is greater than C1, C2, C3 and so on. देखो यहाँ से जो प्रॉब्लम पूछेगा ना उसके बस दो ही टाइप हो सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम यहाँ से आएगा उसके कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप। या तो तुमसे चार्ज पूछेगा कि बताओ कैपेसिटर पे कितने चार्ज है, तो चार्ज कब पूछ सकता है? कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए? चार्ज पैरेलल के लिए पूछेगा, ठीक है ना। पैरेलल के लिए पूछता है कि बताओ किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो हम रिलेशन पता है हमें कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। या फिर पोटेंशियल पूछ सकता है, तो पोटेंशियल किस कॉम्बिनेशन के लिए पूछेगा? सीरीज के लिए। और दूसरी चीज है कि अगर चार्ज और पोटेंशियल नहीं पूछ रहा है तो एक चीज है वो पक्का है, कॉमनली बहुत ज्यादा कॉमन है, क्या पूछेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो तुमको सबसे पहले पता करना होगा कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है। कभी कभी डायरेक्टली दिख जाएगा और कभी कभी नहीं दिखता है, जिसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सीरीज में भी होगा कुछ कैपेसिटर और पैरेलल में भी होगा। तो उसको पहले ब्रेक करते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में। ब्रेक करने के बाद जब सीरीज पैरेलल जब ब्रेक करते जाओगे तो तुमको ऐसे पाथ फॉलो होते जाएगा कि जितने भी कैपेसिटर है वो कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। जब सिंपलीफाई करोगे तो फाइनल जो रिलेशन आएगा वो या तो सीरीज में आएगा या फिर पैरेलल में आएगा, वहां से फिर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लिखना in this combination in this combination in this combination capacitors are directly or indirectly capacitors are directly or indirectly in series or parallel combination, directly in series or parallel combination, full stop। लिखना this type of combination this type of combination this type of combination is solved by solved S-O-L-V-E-D is solved by Kirchhoff's law is solved by Kirchhoff's law। नाम सुने हो किरचॉफ का? Kirchhoff's law एंड या और कर सकते हो Kirchhoff's law और
चल तो रहा किरचॉफ्स लॉ और सिमेट्री। किरचॉफ्स लॉ और सिमेट्री, तो देखो अगर यहां से सवाल आएगा ना तो किरचॉफ से सॉल्व कर सकते हो। किरचॉफ जो होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है। और अगर किरचॉफ से सवाल देगा तो हल्का सा कैलकुलेशन होगा उसमें, सारे बच्चे रोते रहते हैं सर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अगर किरचॉफ से नहीं होगा तो फिर सिमेट्री से होगा, सिमेट्री से बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व होता है। वो सिमेट्री जो मेन है वो रेसिस्टेंस में ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि उधर से ज्यादा सवाल आता है। तो देखो कोई कॉम्बिनेशन दे दिया, और इसका एक फेमस कॉम्बिनेशन होता है मिक्स कॉम्बिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो नोट में लिखना या ऐसे स्टार लगा के लिख सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम सुने हो व्हीटस्टोन ब्रिज? रेसिस्टेंस में भी आता है और कैपेसिटेंस में भी आता है, थर्मो में भी आता है। थर्मो में व्हीटस्टोन ब्रिज? अच्छा हाँ, मैं भी हो सकता है। देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है ना, पांच, सुनो सुनो, पांच कैपेसिटर होगा या पांच रेसिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, उन पांचों कैपेसिटर में एक कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस करने के लिए एक कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन फॉलो करेगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करते ही वो जो भी सर्किट है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। सर्किट सिंपल हो जाएगा, फिर वो डायरेक्टली दिखने लगेगा तुमको कि सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो फिर उसको सॉल्व करते हैं कैसे, किरचॉफ्स लॉ से। ठीक, तो इसका ऐसा डायग्राम बना लो। अगर ऐसा कहीं भी सर्किट किसी मेन सर्किट में लगा हुआ है तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कर बोलेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, लिखना नहीं है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन और अनबैलेंस्ड। तो जो बैलेंस्ड है ना उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं C5 को रिमूव करके। जो भी बैलेंस्ड होगा उसको क्या करेंगे, C5 को रिमूव करोगे, बस चार कैपेसिटर बचेगा, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम कहा जाते हैं किरचॉफ्स के पास, या फिर सिमेट्री यूज करते हैं। तो लिखेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी के नीचे लिख देना। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे किसको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, C1/C2 बराबर किसके होना चाहिए, C3/C4 के। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो C1/C2 का रेशियो है वो किसके बराबर होगा, C3/C4 के। या फिर अपोजिट भी कर सकते हो, जैसे C1 इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो C1/C3 का रेशियो बराबर किसके होगा, C2/C4 के, सेम चीज है। ठीक है ना, तो जब ऐसा कंडीशन होगा देन इस केस में क्या होता है कि VB जो है वो VC के बराबर हो जाता है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B और पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। और जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इधर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इधर से क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर इसका कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, ये कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, तो फिर इसको यहाँ लगा के रखने से कोई मतलब है नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन होता है, therefore C5 can be removed। C5 को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। और C5 को रिमूव करते ही
सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाता। ये ऊपर वाले दो किस में होंगे, सीरीज में, और नीचे वाले दो फिर इस कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन एक साथ पैरेलल में, वहां से सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। निकालो कितना होगा सी इक्विवेलेंट। अगर इस पूरे सर्किट को मैं सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहूंगा तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। करो करो कैलकुलेट करो। आया कुछ? अरे करो तो, हम करेंगे तो ही छापोगे। कर सकते हो यार, इतना इजी है। कब करोगे? अब एग्जाम डेट तो आ ही गया। कितना? नहीं यार, बाकी दोनों कहाँ चलेगा? अरे C3 और C4 भी तो है। अच्छा, उसको रिप्लेस कर दिया, बढ़िया। देखो ये जो सर्किट है ना, इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। ये जो सर्किट यहाँ पे है, इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो इस तरीके का। ये सर्किट इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसको ठीक से कर लो। या तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल लो या फिर इधर से इक्विवेलेंट निकालो, आंसर सेम आएगा। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो क्या था, सेम था। बी और सी का जो पोटेंशियल था क्या था, सेम था। तो इसको चिपका सकते हो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो वो एक ही पॉइंट है। कभी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उसको क्या कर सकते हो, एक साथ रख सकते हो। तो मैंने इसको एक साथ रख दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा इजी होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, दो के लिए इसी मैंने बताया था, दो के लिए इसको रिप्लेस कर सकते हो C1 प्लस C2 से, और इसके लिए क्या लिख सकते हो, C3 प्लस C4। अब इन ये दोनों किसमें है, दोनों किसमें, सीरीज में। और सीरीज के लिए मैंने बताया था कि अगर सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो यहाँ से आएगा दो के लिए अगेन, इसीलिए मैंने दो के लिए अलग से लिखवाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। यहाँ अगर एक पेयर बना, इधर भी एक पेयर बना, तो पेयर का अगर तुमको याद है ना फॉर्मूला सीधे, तो C1 प्लस C2, फिर इसको सॉल्व करा तो एक पेयर एक में चेंज हो गया तो C3 प्लस C4, फिर ये दो पेयर बन गए, और ये दोनों पेयर किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा, अरे 1/, छोड़ो, दो के लिए बताया था ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का समीशन, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो जब भी वीट स्टोन ब्रिज होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जिसके चलते VC और VB का वैल्यू सेम आ गया, तो डायरेक्ट अगर इक्विवेलेंट निकालना है, फॉर्मूला याद रखोगे, सॉल्व कर लो। लिखो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर गिवन कॉम्बिनेशन।
ऐड कर दो क्रॉस ए बी। इधर रानू मंडल का फैन कौन है? कोई है? कल किसी ने नाम चेंज करा था ग्रुप का। किस कौन है इतना बड़ा फैन रानू मंडल का? अरे वही नहीं मिला था यार, कुछ और चेंज कर देता। स्पाइडरमैन ने करा था, तुमने करा था? किसका? इसका? चलो देखते हैं, मे भी हो सकता, बाकी लोग भी सोचेंगे। अरे फिगर ही बना रहे हो भाई कब से? कर पाओगे? कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? ये तुम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया हो? नहीं, इसमें कोई नहीं है, तो इसका पॉइंट ये से है। हाँ तो फिर यहाँ पर भी सीरीज ये सारे सीरीज हो गए। नहीं। देखो जब ऐसा डायग्राम होता है ना तो यही सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है या फिर पैरेलल है, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो फॉर्मूला तो आसान आसान है। एक में सीधे C1 C2 कर देना और एक में रेसिप्रोकल करना है, कर ही लोगे ना। तो फिगर से घुमाता है। अब देखो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करोगे ना, जितने भी जंक्शन है उसको नेमिंग कर दोगे एक बार। क्या करोगे? जितने भी जंक्शन है उसका नाम दे दोगे। जैसे ये एक जंक्शन है, ये जंक्शन किससे कनेक्टेड है? ए से। ठीक है, तो इस जंक्शन का नाम क्या दोगे? ए। उसके बाद यहां देखो वायर लगा हुआ है, और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? वायर के अक्रॉस, किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। यानी यहाँ का जंक्शन अगर ए है तो ये जंक्शन ऐसे पूरा घूमते घूमते जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे, ये जंक्शन कितना है? बी है, फिर यहाँ एक वायर कनेक्टेड है और घूम के कहा गया? इधर गया है, बी है। तो एक्चुअली में ये जो इतने सारे जंक्शन दिख रहे हैं ना, ये इतने सारे जंक्शन है नहीं। कितना जंक्शन है? बस दो है, तीन नहीं है। कितना है? दो है। कौन कौन सा? ए एंड बी। तो दोनों पॉइंट अपने मन से इधर उठा कर रख दोगे कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में जो जो कैपेसिटर है इसको उठा करके इधर छाप दोगे। तो सबसे पहला कैपेसिटर इसको उठाया, इधर लगा दिया। ठीक है, इसका काम खत्म। ये दूसरा कैपेसिटर इस तरीके से लगेगा। तीसरा कैपेसिटर भी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में ही है, तो वो भी इधर ही लगेगा। तो इधर लाके लगा दो। कॉम्बिनेशन कैसा है ए और बी के क्रॉस में? तो यहाँ से जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो 3C के बराबर होगा। तो जब भी सवाल में बहुत सारे जंक्शन मिले तो क्या करोगे? नेमिंग करना शुरू करोगे। नेमिंग करोगे तो पता चलेगा ना कि जो तुमको 5, 6, 10 जंक्शन मिल रहे थे एक्चुअली में या तो 2 है या फिर 3 ही जंक्शन है। और कभी भी वायर के अक्रॉस जब चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, बी का वैसे ही सोचो, दूसरे वाले का सोचो कि किसके किसके क्रॉस कर सकते हो ऐसा।
जो भी टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम दिया होगा ना उसको हम अपने अनुसार ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना होता है कि कैसा है वो, सीरीज है या पैरेलल है। जब तक अपने अनुसार ड्रॉ नहीं करोगे फिर डायग्राम जो दिया होगा उससे नहीं पता चलेगा तुमको। और उसको ड्रॉ करने का यही एक मेथड है बढ़िया सा, जो हमको लगता है बढ़िया है, कि जितने भी पॉइंट है सेम वाले उसको एक जगह लिख देते हैं, बाकी सारे को दूसरे वाले को अलग अलग जगह पे लिख के फिर ज्वाइन कर देते हैं। चलो दूसरा वाला समझते हैं। अब देखो यहाँ क्या, यहाँ वायर नहीं है, यहाँ जो है ना कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस बार अब बी और ये बी सेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ वायर होता ना तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, लेकिन वायर है नहीं, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, एक डिवाइस लगा हुआ है, तो वैसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ए बी तो था ही, सी और डी भी मिलेगा, क्योंकि एक दो जंक्शन तुमको क्या मिले, एक्स्ट्रा मिल गया। आ रही बात समझ में, दो जंक्शन एक्स्ट्रा है, सी और डी दोनों अलग अलग है, तो इन सबको उठा करके हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी और डी, चार जंक्शन, चारों को ऐसे लिख दिए। ठीक है, चलो समझो। अब देखना है कि किस पॉइंट के बीच में कितने कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो देखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक लगा हुआ, ए और सी के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसको उठा करके कहाँ लगा दोगे, इधर। अब इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट ए और डी के बीच में एक लगा हुआ है, ये जो कैपेसिटर है किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ए और डी के बीच में, तो इधर एक कैपेसिटर लगा होगा। इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट किसके पास में, बी और डी, ये जो कैपेसिटर है किस पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में है, पी और डी, तो इसको उठा के यहां रख दो। अब एक कैपेसिटर है बी और सी के बीच में, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है किसके बीच में लगा हुआ, तो यहाँ दूसरा कैपेसिटर रख दो। और जो लास्ट कैपेसिटर है वो कहाँ लगा हुआ है, सी और डी के बीच में। तो सी और डी के बीच में जो लगा हुआ है उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, सबका सेम है, और सेम है तो रेशियो सेम आएगा, इसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे इसको हटाओगे तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 2c इंटू 2c डिवाइडेड बाई 4c, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, C। 2c इंटू टी कैसे लिख रहे हैं, सीधे फॉर्मूला है C1 प्लस C2, वो ऊपर जो लिखा थे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो मेन जो हमारा काम होता है यही पे अरेंज करेंगे, अरेंज करके पता करेंगे सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। सारे जो प्रॉब्लम होंगे कुछ इसी तरीके के होंगे। लिखना है एक और, फाइंड चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड, find charge on 3 microfarad capacitor, charge on 3 microfarad capacitor, and potential across, 6 microfarad, and potential across 6 microfarad for the given circuit, 6 microfarad for the given circuit. ये दूसरे वाला टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें सी इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहे तुमसे, चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे।
कितना 7.5 कैसे कैलकुलेट करें Q इक्वल्स टू व्हाट CV तो C कितना रखे 1/2 क्यों अच्छा इसका C इक्विवेलेंट निकाले तो 1/2 आ रहा है 1/2 आएगा अरे ये 1/C इक्विवेलेंट है ये C इक्विवेलेंट नहीं है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हाँ देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस पे जितना चार्ज होगा वो इतना ही चार्ज इस पे भी होगा ठीक है ना जो भी चार्ज है और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो और इसमें जो पोटेंशियल होगा वो दोनों क्या है अलग अलग है ठीक है ना ये सबसे पहले चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा चार्ज दोनों पे सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन अब तुमको पूछ क्या रहा था चार्ज पूछ रहा कि चार्ज कितना होगा और दूसरा चीज V2 पूछ रहा ठीक है देखो कैसे कर लो चार्ज कितना है 30 चार्ज 30 है अरे इजी इजी प्रॉब्लम है ऐसा ही आएगा एग्जाम में इससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि टफ आ जाएगा इसी टाइप का पूछेगा Q इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 30 माइक्रोकूलम होगा क्योंकि जो भी यूनिट दिया वो किस में दिया हुआ हाँ माइक्रोफेराड में है ना इसलिए जो चार्ज का यूनिट आएगा वो किस में आएगा कूलम में नहीं आएगा चलो तो इसको सॉल्व करते हैं अगर C इक्विवेलेंट निकालोगे यहाँ से कितना आएगा C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 कितने क्रॉस बैटरी के लगा हुआ 15 वोल्ट के क्रॉस तो सीधे यहाँ से Q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो Q की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है V कितना 15 वोल्ट है तो ये 30 माइक्रोकूलम में चेंज हो जाएगा यानी अगर इस कॉम्बिनेशन में देखोगे तो Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30 और यहाँ भी 30 अब तुमने Q निकाल लिया ना तो V निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि V किसके बराबर होगा या Q इक्वल्स टू क्या होता है CV होता है तो V कितना होगा Q बाई इसके क्रॉस निकालना है तो इस पे चार्ज कितना है 30 और 6 कितना आएगा 5 वोल्ट तो अगर इस पे 5 वोल्ट आएगा तो इस पे कितना आएगा 10 वोल्ट और इसको कैलकुलेट करने के लिए ना पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे होता है अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कितना फॉर्मूला यूज करोगे मेन जरूरी है कंसेप्ट इधर कंसेप्ट अगर पता चले कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूज करके निकाल सकते हो और अगर फॉर्मूला चाहिए रटना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें रट सकते हो बता देंगे फॉर्मूला लेकिन याद ही नहीं रख पाओगे एग्जाम तक जाते जाते क्या हो जाएगा नहीं बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो जाएगा लेटोगे नहीं 1000 1500 फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है तो सबका सब याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा अब पहले से बायोलॉजी रट रहे हो केमिस्ट्री रट रहे हो फिजिक्स भी मत रटो ठीक है देखो फॉर्मूला सीधे लिखा सकते बस भूल जाना अभी देखना और भूल जाना क्योंकि V यहाँ पे हम देखे V किस पे डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन कैसा है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है C के होता है ना तो फॉर्मूला होता है अगर V1 निकालना होता है तो लिखते हैं C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V और V2 लिखते हैं C2 डिवाइडेड बाई P2 के लिए इधर उल्टा आएगा इधर C2 और इधर C1 इंटू V बस इसमें रखोगे ना ये सारा चीज आ जाएगा ठीक है तो फॉर्मूला आसान चीज है याद रख सकते हो लेकिन दिक्कत ये है ना कितना फॉर्मूला याद रखोगे तो फॉर्मूला याद मत रखो फिजिक्स के लिए तो मत ही रखो बस कंसेप्ट पता करो कंसेप्ट पता रहेगा कोई भी सवाल हो जाएगा क्योंकि इस टाइप का कोई कितना भी सवाल टफ पूछे ना तो 1-1.5 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता है ठीक है और किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे रेसिस्टेंस में उसका यूज इधर भी होता है लेकिन थोड़ा सा
कैलकुलेटिव हो जाता है, एक ही जगह पढ़ाएंगे, दो जगह पढ़ाने में कोई फायदा है नहीं। तो ज्यादा जरूरत उसका रेसिस्टेंस में पड़ता है, इसलिए रेसिस्टेंस में बताएंगे। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो ऐसे प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कुछ भी हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर दो प्लेट ले लो, आमने सामने कर दो, ट्रायंगुलर प्लेट ले लो, आमने सामने कर दो, स्क्वायर कुछ भी रखो, प्लेट कैसे होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर प्लेट पैरेलल है तो ये जो भी कैपेसिटर प्लेट है ना, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, या तो उसका कैपेसिटेंस दे करके। अगर कैपेसिटर है तो सबसे पहले चीज तुमको क्या पता होनी चाहिए कि जो भी कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। तो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली कैपेसिटेंस दे देता है, और नहीं तो जिन जिन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है वो देगा। ठीक है, तो जो भी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये डिस्टेंस पता रहेगा उनके बीच में, डिस्टेंस कितना है d, और प्लेट का एरिया पता होता है, एरिया ऑफ द प्लेट ए, और यहाँ पे जो मीडियम है उसके बारे में पता रहेगा तुमको। मीडियम एयर भी हो सकता है, कुछ डाइलेक्ट्रिक भी पुट कर सकते हैं, और डाइलेक्ट्रिक पुट करोगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा। और चार्ज का तो बिहेवियर सेम है, अगर इधर प्लस दोगे तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर क्यू दे रहे हो यहाँ तो यहाँ माइनस आएगा। कितना होता है कैपेसिटेंस, पता है किसी को, क्या कैपेसिटेंस में क्यू क्यों आएगा। कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की साइज का। तो मीडियम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करोगे, साइज डी और एरिया से रिप्रेजेंट होगा। तो एक फॉर्मूला होता है ना, नहीं याद है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्यू होगा ही नहीं, क्यू होगा। चलो चलो देखो आता कैसे वो समझ लेते हैं, फॉर्मूला याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। देखो दो प्लेट है, ये दोनों क्या है, प्लेट है। तो इस प्लेट के चलते ये पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज जाएंगे सारे के सारे, और दूसरा जो प्लेट है उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ना, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से उधर की तरफ। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किस तरीके का बनता है, ऐसा यूनिफॉर्म बनेगा। ठीक है ना, जहां इस पॉइंट पे प्लेट के लिए मैंने पढ़ाया था कि प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, यूनिफॉर्म बनता है। और यूनिफॉर्म बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई जो आएगा यहाँ पे वो कितना होगा, ई ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस ई ड्यू टू माइनस चार्ज। अगर इसके अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पहुंचोगे, मान लो इस पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके किसके चलते होगा, इसके चलते भी और इसके चलते भी। इसलिए ई नेट जब निकालोगे तो ई ड्यू टू प्लस और ई ड्यू टू माइनस आएगा। कितना होगा पहले, ई ड्यू टू प्लस बताओ कितना होगा, ई ड्यू टू प्लस क्या क्या बोल रहे हो। अच्छा चलो सुनो याद दिलाते हैं, अगर ये एक प्लेट है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था ना, भूल गए हो। अगर ये एक प्लेट है जिसपे चार्ज कितना है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सिग्मा दिया हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस प्लस के चलते कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यहाँ पे ना हमें प्लस नहीं पता, वो सिग्मा नहीं पता, हमें क्या पता है, टोटल चार्ज पता है, टोटल चार्ज, और इसका एरिया पता है, तो सिग्मा निकाल सकते हो। तो इसके चलते कैलकुलेट करोगे ना तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें टोटल चार्ज पता है। तो सिग्मा कैसे निकलेगा, Q बाई A। सिग्मा यही होता ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये लिख तो दिए, यही तो है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया।
प्लस डायरेक्शन सेम है, इसके लिए भी किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, इसके लिए भी राइट की तरफ और इसके लिए भी राइट की तरफ ही आएगा, तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए क्यू बाई ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई की जो वैल्यू होगी, जो ई नेट होगा वो कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से ई आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अच्छा 2 चला जाएगा, सॉरी 2 चला जाएगा, 2 को हटा दो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे भी में, ठीक है ना, भी में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला पता हमें, तो वहां से अगर भी पता चल जाएगा ना, तो Q का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, C के बराबर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CV, अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, तो भी का जो भी कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, C होगा, तो हम अभी कहां तक पहुंचे हैं, E तक, और एक चीज ध्यान में होगा, तो E और भी का मैंने रिलेशन बताया था, E क्या होता है, E को कन्वर्ट कर सकते हैं भी आर डी में, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, यहां से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अगर भी है, तो भी इनटू, हमारे पास एक लेसन था ना जो बताता था डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस डेल्टा भी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बताता है ना, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, यूज करोगे तो यहां से क्या आएगा, समझ में, मान लो यहाँ का पोटेंशियल क्या है V प्लस और यहाँ का पोटेंशियल V माइनस, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V की जो वैल्यू है वो V प्लस माइनस V, यही होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक्चुअली जो Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला यूज होता है ना, वो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ऑफ वन प्लेट नहीं होता है, वो क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV में जो भी हम V यूज करते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट, तो अगर इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V प्लस है, इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दिस माइनस, इसके भी हायर पोटेंशियल है, तो हायर माइनस लोअर करोगे इतना आएगा, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो, क्योंकि इसको फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये जो टर्म है ना, इसी को हम कैसे लिखते हैं, वो फिर रिलेशन यूज कर ले रहे हैं, कि रिलेशन क्या होता था, E इक्वल्स टू dv बाई dx, माइनस साइन के साथ, वो माइनस अभी चला जाएगा, अब देखो ये dv का मतलब है v प्लस माइनस v माइनस, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है d, तो यहां से v का जो वैल्यू होगा कितना होगा, ed के बराबर, v होगा, v का वैल्यू कितना होगा, ed के बराबर, सो e कितना हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो सीधे, v बाई d इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई साइन नॉट a, इसको अगेन देखने का जरूरत नहीं है, v बाई डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट a के बराबर होगा, वो साइन वन सीधे हमने पुट कर दिया है ना, इसलिए जो माइनस वाला टर्म था वो अपने आप कैंसिल आउट हो गया, बस मैग्नीट्यूड दिखेगा, अब यहां से क्या लिखोगे, क्यू के टर्म में पुट करो, ऑन कर दो, ऑन कर दो इसको, इसको पुट करोगे तो कितना होगा, देखो ये जो टर्म है ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d और v को बाहर कर लो, अब इसको यूज करके कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एंड q इज इक्वल टू cv, सो c इज इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई d, डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, एरिया पे और d पे, इसलिए बोला गया कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, साइज पे, साइज में एरिया और d आ जाता है, और ये कब करेंगे, व्हेन गिवन मीडियम इज एयर और वैक्यूम, जब वैक्यूम होगा या फिर एयर दिया होगा, तब हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे C के लिए वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई d,
और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो फॉर अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए होता है, वो जो कूलम्ब्स कांस्टेंट था वो नहीं है ये। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है, बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसको ई आर से रिप्रेजेंट करा था हमने कूलम्ब्स लॉ में। तो उधर उसका जरूरत कुछ और होता है, इसलिए ई आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज करते हैं, इसलिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। और के की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। के का जो भी वैल्यू है 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर कोई और मीडियम यूज करोगे, अगर तुम्हारे पास कोई और मीडियम है, तो सी जो होगा मीडियम के लिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस कर दोगे, एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस करोगे, एप्सिलॉन को रिप्लेस करो, ये एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे किससे, एप्सिलॉन से। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज हो रहा था, एयर और वैक्यूम के लिए। अगर दूसरा मीडियम पुट करोगे तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा। और तुम्हें रिलेशन पता है, ये ई किसके बराबर होता है, ई आर इंटू ई नॉट के। और यहाँ ई आर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से, इसलिए इसको लिख सकते हो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ये अगर कोई मीडियम यूज कर रहे हो, कोई डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो, तब यूज करेंगे। उसके नीचे लिख लोगे, स्पेस बिटवीन प्लेट इज फुल्ली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। जो भी स्पेस था कैपेसिटर के बीच में, उसको क्या कर रहे हैं, फुल्ली फिल करके रखे हुए हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, के बराबर। वो इसलिए फुल्ली फिल्ड लिखे हैं क्योंकि कभी कभी क्या करता है, पार्शियली फिल्ड भी कर देता है और एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक भी फिल कर देता है। तो फिर उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए वो लिखे हैं। लिखना फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या इसको अभी ऐसे एयर करके रखो, या एयर। एयर है तो एप्सिलॉन नॉट यूज करना है बस। कौन सा एरिया यूज करोगे, A1 या A2? A1 या A2 या A1 माइनस A2, A1 प्लस A2, कौन सा? नहीं, देखो अब होता क्या है ना कि यहाँ पे जो A है ना, यह है ओवरलैपिंग एरिया। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग एरिया। मतलब जो भी प्लेट दिया हुआ है ना, उसमें जो एरिया ओवरलैप हो रहा है उसी को कंसीडर करेंगे। जैसे अगर ये सामने सामने है तो टोटल सरफेस एरिया इसका और इसका क्या है, सेम है। अगर ये हल्का सा नीचे करोगे, जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर ओवरलैपिंग एरिया
ओवरलैपिंग एरिया कितना? नहीं, ओवरलैपिंग एरिया है A2। ओवरलैपिंग एरिया कितना? A2 है। अरे भाई यही ओवरलैप कर रहा है ना, इसका ये जो खाली बच जा रहा है उससे कैपेसिटर बन ही नहीं रहा है। ये जो पूरा A1 है ना, यूज नहीं हो रहा है। कितना यूज हो रहा है? छोटे वाले प्लेट का जो एरिया है वो, क्योंकि वही एरिया इससे ओवरलैप कर रहा है। तो जब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाई D। और यहाँ ध्यान हमेशा क्या रखना है, ये बहुत ही जरूरी है कि इसको हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग एरिया याद रखेंगे। कितने कैपेसिटर है यहाँ पे? कितने हैं? कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? 3 बन रहा है ना? देख लो एक बार, फिर से देख लो, क्या 3 कैपेसिटर बन रहा है? पहले तो पता करो कि कैपेसिटर कितना बन रहा है। कोई 1 2 3 4 इनफाइनाइट कितने बनना है कैपेसिटर? 3 बन रहा है। कर कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज या पैरेलल? सीरीज है। अब देखो, ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर पता करोगे। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो होता है ना, वो जितना प्लेट होता है उससे एक कम होता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसमें 4 प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, तो जितना प्लेट दिया होगा नंबर ऑफ कैपेसिटर उससे क्या होगा, एक कम होगा। अब देखो तुमने क्या करा ना, फर्स्ट वाले प्लेट को और लास्ट वाले प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करा। तो ये अंदर जो है वो कैसे काम करेंगे? देखो, जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे और इसको प्रोवाइड करेंगे, ना कि इसको और इसको। तो इन दोनों, ये जो मीडियम अंदर वाला जो प्लेट है ना, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो कैपेसिटर बनेगा कैसे। ये एक प्लेट था, इसको मान लो पॉजिटिव प्लेट से तुमने कनेक्ट करा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके चलते ना इस साइड वाला नेगेटिव बनाएगा, और ये न्यूट्रल है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इस पे जो नेट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो अगर इधर प्लस माइनस बाहर आ गया तो इधर क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा। सिमिलरली इधर क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा, और इधर प्लस। और इसको किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इधर इधर क्या दिखेगा, माइनस। अब देखो कितना कैपेसिटर बन रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 कैपेसिटर बन रहा है। तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि चार्ज सब पे सेम होगा। अगर यहाँ पे Q दे रहे हो तो यहाँ पे कितना रेंज होगा, माइनस Q होगा। तो अगर इधर माइनस Q आ रहा है तो दूसरे एंड जाएगा कितना, प्लस Q जाएगा। तो अगर इधर प्लस Q है तो इधर कितना होगा, माइनस Q। इधर Q, इधर। तो कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपेसिटर का, चार्जेस सेम है। तो अगर कैपेसिटर पे चार्जेस सेम होते हैं तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ज्यादा कैलकुलेशन, अरे कॉमन कर सकते हो ना जो है उसको, कुछ तो कॉमन हो रहा है ना। और ये फॉर्मूला किसके लिए, अरे ये 2 के लिए यूज कर सकते थे, वो 3 के लिए नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं 3 के लिए नहीं लिखा देता उसको। अपने मन से फॉर्मूला मत बनाओ, जो नहीं बताए उसको मत करो। इसके लिए C1 C2 और इसके लिए C3 होगा।
तो सबसे पहले C1 की वैल्यू अगर निकालोगे, C1 की वैल्यू बताओ कितना होगा? C1 की वैल्यू कितनी होगी? आप सेलन नॉट एरिया कितना रखोगे? A/2 रखेंगे, क्योंकि वही ओवरलैपिंग एरिया है। इस बड़े वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कौन रेगुलेट करेगा? स्मॉलर प्लेट। तो आप सेलन नॉट डिस्टेंस कितना है? तो यहां से लिख सकते हो ना आप सेलन नॉट A/2D। कैलकुलेशन होने वाला ना, तो ये वाला टर्म सब में कांस्टेंट आएगा। ये जो टर्म है सब में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो इसको मैं इससे लिख रहा हूं C/2 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, C/2। वैसे ही C2 पे आप सेलन नॉट, या इसके लिए एरिया कौन सा होगा? ओवरलैपिंग एरिया A/4 डिवाइडेड बाई D। तो आप सेलन नॉट A/4D कितना? C/4। C3 कितना होगा? डायरेक्ट बताओ। C/8। अब तीनों कॉम्बिनेशन कैसा है? तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रख दो वैल्यू। C1 कितना था? C/2। 2/C प्लस 4/ प्लस कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? 1/C कॉमन कर सकते हो ना यार। इसमें ऐड करोगे कितना होगा? ऐड कर पाओगे? तो C इक्विवेलेंट जो ऐसा होगा C/14। C की वैल्यू पुट कर सकते हो जो कॉमन वहां पे लिए हैं। है कैलकुलेशन? क्या रहा? ये C/8 ही आ रहा है ना पक्का? एक बार चेक कर लियो। हाँ 8 ही आएगा। तो 8 2 10 और 4 14 ही होगा। तुम तो पता ना कहां से 10 ला रहे हो। चलो कोई नहीं। आगे समझ में क्या करना है? तो प्लेट वाला जब भी दिखे तो सबसे पहले पता करोगे कितना कैपेसिटर बन रहा, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। क्या हो गया? क्या मजाक चल रहा है? अगेन कैलकुलेट करो एक। फाइंड CAB। क्या हो गया? कौन चुटकुला सुना रहा है इतना? कोई स्पाइडरमैन के पीछे क्यों पड़ गया? कौन सा? तुम गाना गा रहे थे क्या? बोला स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। हाँ। क्या? कौन सा क्लास नहीं खत्म हो रहा है? अरे होगा होगा, टेंशन मत लो। अरे हम खत्म कर रहे हैं। कितना टाइम हुआ है? अरे पहले बोला 3। देखो 3 बजते ही हमको बता दिया करो, क्योंकि 3 बजे बाद हमको भी पढ़ाने का मन नहीं करता है। कौन सा हाँ डिस्टेंस सेम है, एरिया भी सेम है। देखो जब लगने लगा ना कि अब ओवरलोड हो रहा है तो हमको बोल दिया करो। हाँ, हमको सिलेबस नहीं खींचना है यार। हाँ वो, अरे 10 सवाल कम कर देंगे ऐसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये सब नहीं करवाते तो तुमको पता चलता। वो मेरे हाथ में है। थ्योरी सब पढ़ाएंगे, कोई नहीं है। सवाल कम कर देंगे, तुम भी खुश और हम भी खुश। हाँ नहीं तो डिपेंड करता है तुम्हारे मूड पे कि तुम लोग पढ़ने के मूड में हो कि नहीं। क्या? कोई ना कर। अरे अब ज्यादा टाइम बचा थोड़े है, 1000 घंटे भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। मतलब 1 अगस्त तक 1000 घंटे पढ़ पाओगे? पढ़ लोगे पक्का? इसको कोचिंग छोड़ करके? नहीं बोलो। 1000 घंटे से कम पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं। रैंक ऐसे ही आएगा 1 लाख 2 लाख अगर आता होगा तो, और नहीं तो फिर
अब प्लान करोगे कितना पढ़ना है? क्या 3? ठीक है। देखो जब अल्टरनेट प्लेट कनेक्टेड हो ना इस तरीके से जैसा दिया हुआ, तो इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी अल्टरनेट प्लेट ऐसे कनेक्टेड दिख जाए तो इसको कैलकुलेट करोगे इस तरीके से। C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा n-1 इंटू सी। प्लेट कितने हैं यहाँ पे? 4 है। प्लेट 4 है, अल्टरनेट सारे कनेक्टेड है। ये जो है ये किससे कनेक्टेड है? A से। जो दूसरा वाला इसके सामने वाला है जो किससे कनेक्टेड है? B से। फिर ये किससे कनेक्टेड है? फिर ये अल्टरनेट कनेक्टेड है। तो जब भी अल्टरनेट कनेक्टेड वाला मिले ना तो क्या करोगे? जितना नंबर ऑफ प्लेट है n-1 कर देंगे। तो यहाँ n कितना है? C किसका? इसके बीच का निकाल लो, बस काम खत्म। लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। धोखा कुछ इस तरीके से, यहां पर भी एक प्लेट लगा दिया। आदत, तुम लोग को आदत है धोखा खाने का? नहीं, कोई ना कोई ना। अरे तुम्हारा भी टाइम आएगा, टेंशन मत लो। कैलकुलेट करो इसके लिए। 5वां प्लेट है जो कि कनेक्टेड नहीं है किसी से, तो फिर इसको कैसे करेंगे? हाँ, किसी से कनेक्ट नहीं, इसे हवा में लहर रहा है। लहराना समझते हो? लहराने का मतलब ये किसी और से कनेक्टेड है, इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। ये जो गैप घट गया है ना, ये घटा नहीं है, डी के बराबर ही। ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। तो दोबारा फिगर नहीं बनाना था, इसलिए मैंने उसको ऐसे रख दिया। तुम्हें बनाना है दोबारा? अरे तुम ही बैठ गए, हद। कोचिंग आने का कब तक मन है? जून जुलाई कब तक? मई? मई में खत्म कर देंगे तो काम चलेगा? हाँ, मई क्लास में खत्म करते हैं तो 2 महीने पढ़ पाओगे घर पे? नहीं पढ़ पाओगे। 2 महीना घर पे ऐसे अपने आप नहीं पढ़ पाओगे। सेल्फ स्टडी 2 महीना बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, लगेगा यार एग्जाम ही नहीं आ रहा है, सब पढ़ लिए हैं। या जो जो हाँ, जिसने सब अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा सिलेबस ऐसे ही बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी ऐड होने के चलते ना बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे क्या हो गया? कुछ तो करो। अरे तुम उसी में ऐड कर ले भाई, अलग सवाल है वो। हो जाएगा। और जब बाद में पढ़ोगे तो फिर बेहोश हो जाओगे। हैं? अरे भैया ये अलग से सवाल था, इक्के में लगा के कर दिए तुम लोग। हाँ? हाँ, तो खुद को काहे धोखा दे रहे हो? अपने से धोखा खाओगे फिर किसी और से भी खाओगे तो ये गलत बात है ना। अपने आप को तो कम से कम सपोर्ट करो। देखो इसमें करना क्या था ना, एक्चुअली में कितने कैपेसिटर अब बनेंगे? 5 कैपेसिटर बनना है, लेकिन सबके सब सीरीज में होंगे। सोचो, 5 जो बनना है वो सब सीरीज में है, पैरेलल में होगा? यही सोचना था, क्योंकि अगर अल्टरनेट कनेक्टेड रहता ना तो सारे के सारे किस में आते? सीरीज में हो सकते थे। लेकिन बीच में एक जो है वो क्या हो गया, उसने धोखा कर दिया। तो फिर सोचना है 3 पॉइंट को लेकर के। 3 पॉइंट है, 1, 2 और तीसरा सी। फिर किसके पास चलेंगे? पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के पास। वो बोलता है क्या है कि रखो ऐसे, ए रखो, बी रखो, और एक तीसरा अगर पॉइंट है तो उसको भी रखो। अब समझो, ये जो है ना ये किससे कनेक्टेड है? ए, और कैपेसिटर किससे बना रहा है? एक्चुअली में नाम भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 कैपेसिटर बनना है। कैपेसिटर 4 ही बनेगा, लेकिन वो पिछला वाला जो फॉर्मूला था ना n-1 इंटू सी, वो नहीं वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट कनेक्टेड नहीं है। वो कब यूज करेंगे? when plates are alternately connected। अब सोचना है यहाँ पे ए और सी के बीच में, पहले ए और बी के बीच में देखते हैं। ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर है? पहले यहाँ से एक है ना, तो एक यहाँ छाप दो। छापने के बाद इसका काम खत्म। अब चलते हैं किसके बाद? दूसरे के पास। दूसरा किससे किससे कनेक्टेड है? बी और सी से, तो इसको यहाँ छाप दो, काम खत्म। अब किसके पास चलोगे? 3 के पास। 3 किससे किससे कनेक्टेड है? ए एंड सी से, तो इसको यहाँ छाप दो।
और ए बी, तो एक और यहां लगा दो। अब जो भी कॉम्बिनेशन बना उसमें दो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, फिर दो सीरीज में होंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन करोगे। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, तीनों के तीनों पैरेलल में आ जा रहे थे, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं था। जब अल्टरनेटली कैपेसिटेंस कितना, कहाँ 5 है, इधर प्लेट 5 है भैया, 1 2 3 4, 4 ही तो कैपेसिटर बन रहा है, पांचवा कहाँ से बन रहा है, अपने मन से प्लेट एडेड। तो ये दोनों ज्यादा परेशान करेंगे नहीं, इसको रिप्लेस करोगे इससे, एक से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू सी। इन दोनों के लिए सी और सी है, तो ये किससे में कनेक्टेड है, सीरीज में है ना, तो सीरीज में इसको हटा करके एक लगा सकते हो, जिसका वैल्यू कितना होगा, C/2 होगा। अब ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, फिर उसको रिप्लेस करोगे एक से, तो पैरेलल में ऐड होता है या रेसिप्रोकल ऐड होता है, तो 2C प्लस C/2, 5C/2। अब इधर से जितने टाइप के बन सकते थे तुम्हारे लेवल के, वो सब मैंने बता दिए, बाकी तुम्हारे हवाले। अगर कर पाओगे तो बढ़िया, नहीं कर पाओगे और भी बढ़िया, क्योंकि एक साल फिर मौका दोगे किसी ना किसी कोचिंग को, तो वो बेचारा पैसा उठाएगा तुमसे, और इसी खुशी में मिल लेंगे अगले क्लास में। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या चलता है बिजनेस,
से हटा दिया गया। क्यों? ये इधर चल रहा है, बंद है?